Hello everybody, welcome back to my channel Study Hub. So I am back here with third part of William Wordsworth. So let's start और आज हम स्टार्ट करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन से. सो यहाँ तक हमारे हो चुके थे 39 तक. सो आज 40 नंबर क्वेश्चन है. रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोम बाय. जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है वो पोम किसने लिखी है? सो आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स. रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोम कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. इट इज़ अ लिरिक पोम. सो इसमें जो याद रखने वाली जो चीज़ है वो है कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है और इसका जो जॉनर है मीन्स कि ये लिरिक पोम है. कंपोज्ड इन 1802. ये लिखी गई है 1802 में और पब्लिश हुई है 1807 में. इन हिज पोएटिक कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले रिटर्न 1802, पब्लिशिंग डेट 1807 और वो पोएट्री कलेक्शन का नेम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. So the central theme of the poem is need to be resolution and independence in the face of old age and अबाउट सफरिंग. सो मीन्स ये है कि इसमें जो इसकी थीम है वो ओल्ड एज के बारे में इसमें बताया गया है और सफरिंग के बारे में क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, इसके बारे में बताया गया है. सो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन. हु रोड द लूसी पोम? सो लूसी पोम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोम लिखी थी. जो ये लूसी पोम है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है. विलियम वर्ड्स रोट द लूसी पोम, अ सीरीज ऑफ 5 पोम्स अबाउट एन आइडलाइज्ड यंग वुमन नेम्ड लूसी. उस वुमन का नाम लूसी है और 5 सीरीज में मीन्स की द लूसी पोम्स अ सीरीज ऑफ 5 पोम्स मीन्स लूसी जो पोम है जो 5 सीरीज पोम्स पब्लिश हुई थी उसमें से एक है. पब्लिश्ड कलेक्टिवली इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड. और ये लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुई थी 1800 में. लिरिकल बैलेड का जो सेकेंड एडिशन आया था वो 1800 में आया था और लिरिकल बैलेड सबसे फर्स्ट में जो पब्लिश हुआ था वो 1798 में हुआ था. विथ 23 पोम्स के साथ 1798 में लिरिकल बैलेड फर्स्ट पब्लिश हुआ था विथ 23 पोम्स एंड इसका सेकेंड एडिशन आया था 1800 में. सो इस वाले एडिशन में इस लूसी पोम की सीरीज को पब्लिश किया गया था. द लूसी पोम कंसिस्ट ऑफ 5 पोम्स नेम्ड. ये 5 के 5 पोम्स के नेम याद करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आउट ऑफ 5 पोम्स से एक इसमें से एग्जामिनर ये पूछ सकता है और पूछ सकता है कि कौन नहीं है. सो एक है स्ट्रेंज फिट ऑफ पैसन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, I traveled among unknown men, 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit seal. और ये a slumber did my spirit seal ये NCERT क्लास 9th में ये पोम लगी हुई है 9th क्लास में. सो ये 5 पोम की सीरीज है लूसी. नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन. इन विच ईयर वॉज द लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड? सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि लिरिकल बैलेड सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1798 में और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन in the final section. The lyrical ballad was published in 1798. It is a collection of 23 poems written by William Wordsworth. 19 poem lyrical ballad में विलियम वर्ड्सवर्थ की थी एंड एस.टी. कॉलरीज की 4 पोम्स थी और फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी 1798 में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है. फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था. टोटल पोम 23 थी और 23 पोम में से 19 पोम्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी और 4 पोम्स जो थी कॉलरीज की द्वारा लिखी गई थी और 4 पोम्स में से जो राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर थी वो फेमस पोम थी. और ओपनिंग जो लिरिकल बैलेड की जो ओपनिंग पोम है जो सबसे फर्स्ट पोम है वो एंशिएंट राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर से वो स्टार्ट होती है और क्लोज होती है वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे से. तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई. नेक्स्ट क्वेश्चन है. In his poem Tintin Abbey, William Wordsworth addresses his sister. What is the name of his sister? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. सो टिंटन एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने सिस्टर को एड्रेस किया है. तो उनकी सिस्टर का नाम क्या था? सो उनकी सिस्टर का नाम था डोरोथी. हेयर इज डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस क्वेश्चन. इन द फाइनल सेक्शन ऑफ टिंटन एबे, विलियम वर्ड्सवर्थ addresses his sister Dorothy, saying that her
presence boosts up his spirit and continuing. मत मीन्स कि उसकी प्रेजेंस में विलियम वर्ड्सवर्थ की जो स्पिरिट है मीन्स उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और पॉजिटिविटी आती है, उनकी स्पिरिट और ज़्यादा बूस्ट होती है, ये वो उनको बताते हैं डोरोथी को. सो यहाँ पे ऐसे माय डियर फ्रेंड करके इन्होंने डोरोथी को एड्रेस किया है, माय डियर फ्रेंड एंड इन दाई वॉइस आई कैच, ये लाइन्स हैं, ये आप सेल्फ पढ़ लीजिए. ये रही. So next question is 44 number question. Which of the following is a sonnet? 4 options are given here. इसमें से एक जो पोम है वो सोनेट है. सो ऑप्शंस ये रहे. ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है ऑप्शंस पढ़ने में. तो सीधा आंसर है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये सोनेट है. सो ध्यान रहे फ्रेंड्स. क्वेश्चन मैं आप लोगों को कम कराती हूँ. कम मीन्स कि 10 to 20 क्वेश्चन कराती हूँ, बट एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ. तो एक क्वेश्चन मीन्स 4 और 5 क्वेश्चन. आप समझ लीजिए कि आप एक टाइम पे 4 और 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती हूँ कि कोई चीज़ कब लिखी गई है, कब पब्लिश की गई है, कितनी बुक्स में है, उसका जॉनरा क्या है और किसने लिखा है, कोलाब्रेशन वाला है या इंडिविजुअल है, किस तरीके से किया गया है. तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताती हूँ. सो इसलिए एक क्वेश्चन मीन्स होता है 5 क्वेश्चन. सो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका 44 नंबर के क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है. द वर्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट. सो ये एक सोनेट है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. लाइक मोस्ट इटालियन सोनेट इट हैज़ 14 लाइन्स. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सोनेट 14 लाइन्स पोम होती है एंड इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. और एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है. 14 लाइन्स की पोम है और इसका जॉनरा सोनेट है. It reflects Wordsworth's view that humanity must get in touch with nature and progress spiritually. So ये कुछ इसमें दिखाया गया है नेचर के बारे में, क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो है ही नेचर पोएट. सो उन्होंने हर पोएम में अपने नेचर को दिखाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45. Who said poetry springs from emotions recollected in tranquility? So किसने कहा है पोइट्री के बारे में कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी? तो ऑब्वियसली वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. सो इट इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है. विलियम वर्ड्सवर्थ सेड दैट पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. फ्रेंड्स ये जो लाइन है इनको एग्जैक्ट आप याद कर लीजिए. ये पूछे जाते हैं, या तो लाइन पूछी जाएंगी किसने कही है, या फिर ये लाइन कहाँ पे ऐड हुई हैं ये पूछी जाएंगी, या किस पोम की हैं ये पूछी जाएंगी. तो इस तरीके से 3 या 4 क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं. इन हिज फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, यहाँ पे आ चुका है जो मैं कह रही थी आपसे. जो ये लाइन है इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में ऐड किया गया है. Wordsworth famously writes, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. ये पूरी लाइन रही. जो 1800 का जो एडिशन आया था, सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेड का, उसमें ये लाइन, इसको ऐसे ही एज इट आप याद कर लें. आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन दिस. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. So very important question. Next question is 46 number question. Which one of the following is set of lake poets? यहाँ पे आपको बहुत सारे पोएट्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सो इसमें से आपको कौन से पोएट लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनके नेम बोलने हैं. सो ये जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज जिन्हें हम एस.टी. कोलरिज भी बोल देते हैं, और रॉबर्ट सदे. So Wordsworth, Coleridge and Sade considered lake poets. Again here detailed explanation about this question. ये रहा. William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge and Robert Sade are called lake poets. Lake poets lived in the England Lake District, means कि ये Lake District जो है इंग्लैंड में है, of Cumberland and Westmoreland, now
कम्बेरिया मीन्स कम्बरलैंड में आपको पता ही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न हुए थे। कम्बरलैंड इंग्लैंड में है एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। सो सदे कॉलरीज वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर इज अ वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ये तो क्वेश्चन से ही हमको एक इम्पॉर्टेंट आंसर भी मिल रहा है, मीन्स कि एक अच्छा क्वेश्चन भी बन रहा है हमारा। सबसे पहले तो जो द बॉर्डरर है ये वर्ड्सवर्थ के थ्रू लिखा गया है, मीन्स उनके द्वारा लिखा गया है। और दूसरा ये वर्स ट्रेजेडी है, यानी कि पोइट्री फॉर्म में लिखी गई ट्रेजेडी है। वर्स मीन्स पोइट्री फॉर्म, पोम फॉर्म में लिखी गई ट्रेजेडी है सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब ये पूछा गया कि किसके शासनकाल में इसकी सेटिंग है। सो इसकी सेटिंग है किंग हेनरी थर्ड। इसका आंसर है ये किसके रेन के समय पे सेट की गई थी, तो किंग हेनरी थर्ड, ये याद रखना। इसी क्वेश्चन से फ्रेंड्स मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। एक है कि द बॉर्डरर किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने। द बॉर्डरर क्या है, एक वर्स ट्रेजेडी है, और किसके रेन में सेट की गई है, हेनरी थर्ड की। अब बाकी 1 या 2 क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन से भी निकल जाएंगे। देखिए, वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर, उन्होंने सिर्फ एक प्ले लिखा और जो कि द बॉर्डरर है बिटवीन 1795 टू 97। इसकी रिटर्न डेट भी यहाँ पे आ गई है, 1795 से 97 के बीच में ये बॉर्डरर लिखा गया है। इट इज वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड व्हेन इंग्लिशमैन इन द नॉर्थ कंट्री केम इन द कॉन्फ्लिक्ट विथ स्कॉटिश रॉबर्स। तो जब नॉर्थ कंट्री और स्कॉटिश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो उस समय पे ये चीज़ें ये लिखी गई है द बॉर्डरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। विच रिवर फिगर्स इन द टिंटन एबे। टिंटन एबे में किस रिवर की बात की गई है, किस रिवर के बारे में बताया गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन। टिंटन एबे इज ऑल्सो फेमस पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो वो रिवर है वाई रिवर, ध्यान रखना वाई रिवर की बात की गई है इसमें। सो नाउ detailed explanation here. Why river figures in the Tinton Abbey. It was written by William Wordsworth after a walking tour with his sister in this section of the Wales border. Reference of Wye River is in the टाइटल ऑफ पोम लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ गया। टिंटन एबे जो पोम है उसका जो फुल टाइटल है वो है Lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of the Wye during a tour July 1798। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं, उनके आंसर हमारे बन रहे हैं। सो 1798 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ टूर पे गए थे, सो उस समय पे इन्होंने ये चीज़ लिखी है, या टिंटन एबे पोम लिखी है। और इसका जो फुल टाइटल है वो मैंने आपको बता दिया है। और इसमें किस रिवर की बात की गई है, तो ये वाई रिवर की बात की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दिस लाइन्स अपीयर इन। वर्ड्सवर्थ के कौन सी पोम में ये लाइंस आती हैं, मीन्स ये लाइंस हैं। जो लाइन है वो है विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टॉप देन व्हेन वी श्योर। सो ये लाइन जो है ये एक्सकर्सन में आती हैं। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, विजडम इज ऑफ टाइम नियरर से लेके वी श्योर तक का ये है एक्सकर्सन में। अब इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। द एक्सकर्सन बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्लूस, ये है रेक्लूस का एक पार्ट है। इज अ लॉन्ग पोम फर्स्ट पब्लिश इन 1814, और ये जो रेक्लूस पब्लिश हुई थी 1814 में हुई थी। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी ओड कंटेन्स डैश डैश स्टेंजा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन कि वर्ड्सवर्थ का जो इमॉर्टलिटी ओड है उसमें कितने स्टेंजा हैं, ये अक्सर पूछा जाता है, 11 स्टेंजा। इसको ऐसे ही याद रखें। Ode Intimations of Immortality from Recollection of Early Childhood is a poem compiled in 1804 and published in Poems in 2 volumes 1807। So 1804 में ये लिखी गई है और पब्लिश कराई गई है 1807 में। किस पोइट्री कलेक्शन में, Poems in 2 volumes में। The poem is an irregular Pindaric ode in 11 stanza। सो आपको इसमें जो याद करना है, ये देखिए, सबसे पहले ये इसमें 11 स्टेंजा है। इमॉर्टलिटी ओड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू लिखी गई है और 11 स्टेंजा हैं।
और ये रिटन है 1804 में और पब्लिशिंग डेट है 1807 में। और किस कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में। और ये इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है। तो आप देख सकते हैं 4 और 5 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से रेडी हो गए हैं। देन ये हमने ऊपर पे भी डिस्क्राइब कर लिया है, हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे। ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका फुल टाइटल है, जो यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने ये बोला था। इमोर्टलिटी ओड जो है, इसका जो फुल टाइटल है वो ये है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। और इसका फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, ये किस फॉर्म में लिखी गई है? तो ये है पिंडारी कोड में। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगी यहाँ पे। तो हम आ जाते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म? मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म किसे कहा जाता है? इसमें आपको हियर 4 ऑप्शंस आर गिवन। मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म मीन्स होता है कि रोमांटिसिज्म की बिगनिंग किससे हुई थी, क्या ऐसा फेमस चीज़ उस समय हुई थी, या क्या ऐसी फेमस चीज़ उस समय लॉन्च हुई थी कि उस समय से हमको रोमांटिक एरा का बिगनिंग मिलता है। सो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है। तो ये लिरिकल बैलेट 1798। Lyrical ballads is called Magna Carta of Romanticism. Lyrical ballad with a few other poems is a collection of poems by William Wordsworth and S.T. Coleridge, first published in 1798. And next question. What is the title of Wordsworth's autobiographical poem relating to his childhood? वर्ड्सवर्थ की ऐसी ऑटोबायोग्राफिकल पोम कौन सी है जो उनके चाइल्डहुड से रिलेट करती है, मीन्स उनके बचपन के बारे में बताती है, वहाँ से वो कौन सी पोम है? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो वो पोम है ओड इंटीमेशन इमोर्टलिटी। इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दिया है। Intimation of Immortality is the title of Wordsworth's autobiographical poem relation to his childhood. ठीक हो गया। Then we have next question, 54th number question. Which one of the following works of Wordsworth is known for his theory of poetic diction? पोएटिक डिक्शन थ्योरी के लिए कौन सा वर्क जाना जाता है वर्ड्सवर्थ का? सो ये जाना जाता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798। सो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798 वर्क बाय द वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज theory for poetic diction. Poetic diction is the term used to refer to linguistic style, the vocabulary, and the metaphors used in the writing of poetry. So ये है poetic diction के लिए preface to lyrical ballad जाना जाता है। Next question है 55 नंबर क्वेश्चन। Which of the following poems was not written by Wordsworth? Here 4 options are given. और इसमें से एक ऐसी पोम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है। सो ये जो नोट वाली क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम नोट पढ़ना भूल जाते हैं जिससे हम अक्सर आंसर को गलत करके आ जाते हैं। सो वो डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। सॉलिटरी रीपर मैंने अपने पहले वीडियोज़ में आपको डिस्क्राइब कर दिया है, उसके बारे में बताया, तो अगेन वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। टिंटन एबे फेमस पोम बाय वर्ड्सवर्थ। सो जो नहीं है वो है लव्स फिलॉसफी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है। लव्स तो फिर किसने लिखी है ये जानना भी ज़रूरी है। सो लव्स फिलॉसफी पोम वॉज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इट वॉज रिटन बाय पी.बी. शेली, पब्लिश्ड इन 1819 बाय ले हंट। सो जो लव्स फिलॉसफी है ये पी.बी. शेली ने लिखा है, जो कि 1819 में पब्लिश हुआ है ले हंट के थ्रू। सो ये चीज़ें हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज रिटन बाय पी.बी. शेली, पब्लिश्ड इन 1819 बाय ले हंट। ले हंट के द्वारा ये पब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन
56 number question. Wordsworth published lyrical ballad in collaboration with. Very simple and easy question. एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट. सो किसके साथ कोलाब्रेशन में लिखा था, किसके साथ मिलकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड को लिखा था? तो वो एस.टी. कॉलरिज हैं. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलेड लिखा था वो एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिखा था. Lyrical Ballads collection of poems first published in 1798 by Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth, the appearance of which is often designated by scholars as a signal of the beginning of English Romanticism. और लिरिकल बैलेड को इंग्लिश रोमांटिसिज्म का बिगिनिंग माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैंथेइज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स. सो ये कोई और नहीं है भाई, नेचर से रिलेटेड जो भी पोइट्री लिखी है वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. सो वर्ड्सवर्थ को एसोसिएट किया जाता है पैंथेइज्म से. पैंथेइज्म रिफर्स द बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स. देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर से हमारा और बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैंथेइज्म. पैंथेइज्म होता क्या है? सो पैंथेइज्म रिफर्स द बिलीफ, ऐसा विश्वास, ऐसी धारणा दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, कि भाई प्रकृति में जो भी चीज है प्रेजेंट उन सब में भगवान एग्जिस्ट करते हैं. इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ नेचर. इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहा गया है. और ये रोमांटिसिज्म और टिंटन एबे ये वाला मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सो सेम ही चीज़ है, तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिटी द पोएट एंड द पोम मीन्स कि आपको ये जो लाइन दी गई हैं ये किस पोएट ने लिखी हैं और कौन से पोम में लिखी हैं ये बताना है. सो फर्स्टली आई विल रीड लाइन्स. Our birth is but a sleep and a forgetting. The soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its setting. So ये जो लाइन है our birth is but a sleep and a forgetting, ये जो लाइन है वर्ड्सवर्थ के पोम ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से ली गई हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये लाइन पूछी जाती है. सो ये लाइन जो है अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, ये ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से लिया गया है वर्ड्सवर्थ के. हियर इज डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस क्वेश्चन. The lines our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life's star hath had elsewhere its setting, appears in ode on intimations of immortality from recollection of early childhood. ये full title हो गया इसका. is a poem by William Wordsworth completed in 1804. 1804 में इसको complete किया था वर्ड्सवर्थ ने and published in poems in 2 volumes 1807. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया, सेम ही क्वेश्चन है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में रिपीट किए गए हैं. सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मे बी शायद ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखा गया है ये. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स. अच्छा ये नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम आया है. आप ये लाइन देखिए फ्रेंड्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज अ लाइन फ्रॉम. सो ये जो लाइन है ये किस पोम से ली गई है? सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है. देखो फ्रेंड्स इसका एक ट्रिक भी बन सकता है. मच मीन्स ज़्यादा होता है और लिटिल मीन्स थोड़ा होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. और ये मच का अपोजिट लिटिल होता है, तो ये लाइन इसकी है. ऐसे भी आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा याद रहता है क्योंकि बहुत सारी पोम है, बहुत सारी लाइन्स हैं, तो याद करना मुश्किल हो जाता है. तो आप लोग इस तरीके से ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं. सो जैसे मच मीन्स ज़्यादा, लिटिल मीन्स थोड़ा, तो ये लिटिल वी सी इन अ नेचर दैट इज अवर्स ये हो गया इसका, यानी कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. सो एक्सप्लेनेशन इज गिवन हेयर. द लाइन लिटिल वी सी इन अ नेचर दैट इज अवर्स appears in a sonnet composed by William Wordsworth. The world is too much with us. This sonnet was published in 1807 in poem in 2 volumes.
नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय वर्ड्सवर्थ. सो लंदन 1802 है, स्ट्रेंज फिट्स पैसन है, बाय नून भी है, द सॉलिटरी रीपर भी है. लंदन इनकी पोम नहीं है. लंदन पोम जो है वो है विलियम ब्लेक की पोम है, पब्लिश हुई थी 1794. और शायद विलियम ब्लेक हमारी लेक्चरर के कोर्स में नहीं है तो हम ज़्यादा इनके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे फिलहाल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑलरेडी रेड. वर्स ट्रेजिडी के अंदर ये आता है और पब्लिश हुआ था 1842 में. इसकी पब्लिशिंग डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोम तो मोस्टली उनके 1807 की जो पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स हैं उसमें पब्लिश हुए हैं और कुछ लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुए हैं. बट जो ये बॉर्डर है ये इसकी डेट है, पब्लिशिंग डेट 1842. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोम द सॉलिटरी रीपर. सो लिरिक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर. टिंटन एबी में आया है. इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर. ये जो आया है ये आया है इमॉर्टलिटी ओड में. इमॉर्टलिटी ओड में ये लाइन आई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है तो हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे. एन इवनिंग वॉक इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और कब लिखा गया था 1793 में. ये ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1793 में और रिवाइज किया गया था 1794 में. इसकी पब्लिशिंग डेट दी गई है यहाँ पे और ये है फर्स्ट लॉन्ग पोम है विलियम वर्ड्सवर्थ की. नेक्स्ट क्वेश्चन 68 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. तो थॉर ने लिखा गया है, इडियट बॉय भी लिखा गया है, साइमन ली भी लिखा गया है बट बियॉन्ड नहीं लिखा गया है. बियॉन्ड एक नोवेल है रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी, पब्लिश्ड इन 1917. उत्तराखंड लेक्चरर में जॉन गोल्सवर्दी भी नहीं है तो हम इनके बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे. नेक्स्ट है हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन. किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन. तो ये कहा है हमारे एस.टी. कॉलरीज ने और एस.टी. कॉलरीज उनके बेस्ट फ्रेंड थे और लिरिकल बैलेट भी उन्होंने एस.टी. कॉलरीज के साथ कोलैबोरेशन में लिखा है. सो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, बाकी हम नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है. सो 71 नंबर क्वेश्चन अब आप देखिए. विच 2 वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स. तो डैफोडिल्स में 2 वर्ड्स कौन से राइम कर रहे हैं लास्ट के 2 लाइन्स में. लास्ट के 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा मीन्स की फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट 2 लाइन्स में कौन से 2 वर्ड राइम कर रहे हैं, मीन्स उनकी राइम मैच कर रही. तो ट्रीज और ब्रीज मैच कर रही है. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, 2 rhymes words are trees and breeze here. So, friends, this is all for today. आज हम इतना ही करेंगे. फिर मैं 4th पार्ट लेके विलियम वर्ड्सवर्थ का आऊँगी क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं. मे बी शायद 5-6 पार्ट इसमें अभी और बनाने होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ में. और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू for supporting me always, and at last if you like this video, so friends don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and share it with your friends please. And till then stay happy. फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में 4th पार्ट के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ के. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.